नमस्ते दोस्तों, यहाँ हम टेक के फंडे समझते हैं बिना सर दर्द के। पिछली वीडियो में हमने मशीन लर्निंग के बेसिक्स कवर किए, थोड़ी थ्योरी, थोड़े बज़वर्ड्स और बहुत सारा फन। अगर मिस किया तो जल्दी से देख लो, क्योंकि आज हम लेवल अप करने वाले हैं। आज बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग की, मशीन लर्निंग का एक बड़ा पिलर। टेंशन मत लो, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। इस बार थ्योरी के साथ हैंड्स ऑन कोडिंग भी होगी, पाइथन का जादू और शायद एक दो फ्रेंडली बग्स भी। वीडियो के एंड तक आप एक मॉडल को ट्रेन करना सीख जाओगे और प्रेडिक्शंस बनाने में प्रो बन जाओगे। और ना ही इसके लिए पीएचडी या सुपर पावर्स की ज़रूरत है, बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और एक लैपटॉप चाहिए। तो बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये मशीन लर्निंग का सफ़र अब फुल स्पीड में शुरू होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है। सुपरवाइज लर्निंग तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक स्ट्रिक्ट टीचर हो। टीचर आपको सवाल भी देता है और जवाब भी देते हैं, राइट। आपका काम क्या होता है, उन दोनों के बीच का पैटर्न समझना। मिसाल के तौर पर मैंने आपको फ़ोटोज़ दी, समझ लो। बिल्ली की फ़ोटो दी और कुत्ते की फ़ोटो दी, उनको लेबल्ड भी किया है बिल्ली और कुत्ता, ओके। अभी आगे जब आप कोई एनिमल देखोगे तो आप समझ पाओगे कि वो बिल्ली है या फिर कुत्ता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है, दैट कि ट्रेनिंग के टाइम हमेशा लेबल्ड डेटा होता है, मतलब जवाब पहले से ही दिया हुआ होता है हमें, ठीक है। अभी हम ये जो सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे हैं, ओके, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, मतलब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं कि क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग, ओके। बहुत साल पहले की बात है, 1950s में अलान टर्निंग ने पूछा, क्या मशीन्स सोच सकती हैं। कुछ साल बाद फ्रैंक रोजनबेल्ट ने प्रेसेंटॉन बनाया, एक ऐसा मशीन जो एग्जाम्पल से सीखता है, जैसे एक बच्चा चेहरे पहचानना सीखता है। लेकिन 1970s में सपने टूट गए। कंप्यूटर स्लो थे, डेटा कम था और लोगों का भरोसा कम हो गया। एआई वेंटर ने सब कुछ ठंडा कर दिया। फिर 1990s में टेक्नोलॉजी ने वापस धमाका किया। तेज़ कंप्यूटर्स, ज़्यादा डेटा और नए एल्गोरिदम्स जैसे डिसीजन ट्रीज और एसवीएम्स आए। और 2012 तक डीप लर्निंग ने सब कुछ बदल दिया। और आज सुपरवाइज लर्निंग हर चीज़ को पावर देता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन से लेकर सीरी की आवाज़ तक। ये एक सपना था जो गिरकर फिर उठा और आज ये छुपके से दुनिया भी चला रहा है। अभी देखो, हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग्स में उसके दो टाइप्स है, ठीक है, ओके। तो उसको समझते। अभी मान लो कि तुम एक कंप्यूटर हो। हाँ, थोड़ा बोरिंग होगा, नो इमोशंस, नो टिकटॉक, बस कैलकुलेशंस। फिर एक दिन तुमसे किसी ने कहा कि ये ईमेल आया है, ये स्पैम ईमेल है या नहीं है, ये मुझे बताओ, तो क्या करोगे। या फिर किसी ने पूछा कि इस घर की कितनी कीमत होगी, तो अब सोचो, पहला सवाल था, उसमें क्या आंसर मिलेगा तुम्हें, उसमें आउटपुट क्या मिलेगा कि ये जो ईमेल स्पैम है, नॉट स्पैम है, इसमें हाँ या फिर ना, ये आंसर आएगा, राइट। मतलब कैटेगरी वाला आंसर आएगा, न्यूमेरिक आंसर नहीं है, राइट। और दूसरा सवाल था कि इस घर की कितनी कीमत होगी। कीमत तो हमें एक नंबर मिलेगा, राइट, मतलब जैसे कि 2 लाख है, 10 लाख है, व्हाटएवर, ओके। तो ये जो दो डिफरेंस है ना, यही आज के इस टॉपिक की जान होने वाली है। तो सबसे पहला टाइप होता है सुपरवाइज लर्निंग में, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब चीज़ों को कैटेगरीज में डाल देना। आउटपुट एक लेबल होता है, जैसे कपड़े छांटना, सॉक्स अलग, टी शर्ट्स या फिर टूटे हुए सपने। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, ईमेल स्पैम है या फिर ना है। ये जो मैंने अभी कहा था कि कैट की इमेज, डॉग की इमेज दूंगी तो फिर उसको लेबल्ड होगा, और फिर जो भी कैट होगी वो कैट वाले सेक्शंस में जाएंगे, डॉग के डॉग्स वाले सेक्शन में जाएंगे। ऐसे सॉर्ट करते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज, ओके। अभी जानते हैं कि रिग्रेशन क्या है। यहाँ आउटपुट कोई कैटेगरी नहीं होता है, बल्कि एक नंबर होता है जो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ओके। घर की कीमत प्रेडिक्ट करो या फिर कितने बर्गर्स खाए, उससे वज़न प्रेडिक्ट करो। यह जवाब इन्फिनाइट हो सकते हैं, ना कि बस 1 या फिर 0।
इसके लिए अगर एक चीट कोड समझना है तो देखो, अगर हमारा जवाब हाँ ना या फिर ये वो जैसे आता है तो फिर क्लासिफिकेशन, अगर हमारा जवाब मतलब हमें जो आउटपुट मिलता है वो एक न्यूमेरिक आउटपुट है तो फिर रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन में भी हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होता है, मॉडल है ओके ये, और क्लासिफिकेशन में हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक मॉडल भी डेप्थली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के वेरिएबल्स है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो देखो, हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये दो टाइप्स के वेरिएबल्स है। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग के तो बेस्ट ट्रेंड्स होते हैं ये। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब क्या कि ये इनपुट फीचर्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग कुछ बना रहे हो तो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं वो हमें इनपुट वेरिएबल्स कह सकते हैं हम लोग। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये फाइनल आउटपुट होता है, जैसे कि तैयार खाना। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो देखो, इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आटा, चीनी, मक्खन, ये सब इंडिपेंडेंट है, और केक जो है वो डिपेंडेंट है। मतलब अब देखो, हम लोग केक बना रहे हैं तो फिर केक बनाने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो किसी और कोई डिश बना सकते हैं हम लोग उससे, राइट। लेकिन केक के लिए ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, मतलब केक इज़ डिपेंडेंट ऑन इंग्रेडिएंट्स, राइट। केक ये जो उन इंग्रेडिएंट्स है, वो सामग्री है, उस पर डिपेंडेंट होता है, और वो जो चीज़ें हैं जैसे कि चीनी है, आटा है, वो सारी चीज़ें, वो उसे नहीं लेना देना कि वो केक बनेगा या ना नहीं बनेगा, राइट। तो वैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चीज़ें होती है, और हमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चूज़ करना आना चाहिए। चूज़ मतलब प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। ये एक डेटा साइंटिस्ट का काम होने वाला है। ठीक है, देखो, हम लोग घर की कीमत प्रेडिक्ट करने वाला एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, उसमें साइज़, लोकेशन, बेडरूम्स की संख्याएँ कितनी है, वो सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट होगी, और जो कीमत उस पर डिपेंडेंट होगी, राइट। अगर एक ही बेडरूम है तो फिर थोड़ी कम कीमत होगी, मतलब लोकेशन, अगर कोई रूरल एरिया में लोकेशन है, किसी गांव वाली एरिया में लोकेशन है तो थोड़ी सी प्राइस कम होती है। वही घर अगर किसी शहर वाली एरिया में है, सिटी में है, और उसके आसपास फैसिलिटीज़ है, मतलब ट्रैवल फैसिलिटीज़ है, या फिर स्कूल्स एंड कॉलेजेस आसपास है, तो फिर उसके प्राइसेस थोड़े से हाई होते हैं। ओके, तो चलो, अभी जैसे हमने कहा था कि लीनियर रिग्रेशन है, तो क्या है ये लीनियर रिग्रेशन, ये जानते हैं। अभी हमने सुपरवाइज लर्निंग का एक बेस क्लियर किया। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो हम लोग रिग्रेशन में जो हमारे पास मॉडल है लीनियर रिग्रेशन करके, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी, और उस पर एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, लीनियर रिग्रेशन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन को समझने से पहले मैं क्या चाहती थी कि हमें उसके बिहाइंड द सीन्स, मतलब बैक स्टोरी क्या है उसकी, वो कैसे काम करता है, वो मैं समझाना चाहती थी पहले। तो लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन होता है y = mx + b। अभी यहाँ पे y क्या है, m क्या है, x क्या है और b क्या है, ये हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, x और y क्या होते हैं, ये इनपुट मतलब कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, देखो, अभी यहाँ पे तुम लोग ऊपर सर्कल्स देख रहे हो। ओके, समझ लो कि ये बॉल्स है। ओके, बॉल्स, या फिर इसको कुछ भी ऐसे कोई तो एक प्रोडक्ट ऐसे समझ लो जो राउंड है। ठीक है, पिज़्ज़ा हो सकते हैं, बॉल्स हो सकते हैं, लड्डू हो सकते हैं। ओके, कोई भी ऐसे तुम मान लो इसको, जो तुम्हें मानना है वो। ठीक है, फिर क्या है कि इसकी डायमीटर मतलब इसकी साइज़ पर इसकी प्राइस डिपेंड होगी। ठीक है, इसके डायमीटर पर इसकी प्राइस डिपेंड होगी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिया है। एक्स में मैंने क्या किया है, डायमीटर कितना होगा, अगर उसका डायमीटर 1 है तो उसकी प्राइस कितनी है, वाई में मैंने प्राइस स्टोर की है। ठीक है, 1 डायमीटर का सर्कल है तो फिर उसकी प्राइस 50 रुपीज़ है। अगर वही 2 डायमीटर सर्कल मतलब है, 2 डायमीटर वाला राउंड है तो फिर उसकी प्राइस 55 है। वैसे करके मैंने ये एक छोटा सा डेटा बनाया। ठीक है, तो x में मेरे पास कितने, ये 6 को अभी के लिए छोड़ दो। 6 को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 6 की प्राइस हमें प्रेडिक्ट करनी है। मॉडल जब हम बनाएंगे, जब ये इक्वेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, फिर वो आउटपुट हमें कैसे मिलता है वो दिखाने के लिए मैंने 6 को या वो वैल्यू डाली है। ठीक है, तो हमें 6 की वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करनी है। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लो x एंड y ये हमारे 2 डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, अभी डायमीटर पर प्राइस डिपेंड है, राइट। डायमीटर कितना है उस पर प्राइसेस की ये हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो इसीलिए डायमीटर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है मतलब जो प्राइस है वो यहाँ पे वो डिपेंडेंट है, और जो डायमीटर है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, डायमीटर को कोई लेना देना नहीं है प्राइस का, कैसे हो सकता है, लेकिन प्राइस का क्या है, उसको सेट करने के लिए हमें डायमीटर चेक करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। फिर अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
तो ठीक है, ये डायमीटर हमने ये देखा, डायमीटर प्राइस क्या है, ठीक है, 5 डायमीटर तक ही अभी के लिए ध्यान दो, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हमें मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई निकालना होता है। अभी मीन कैसे निकालते हैं वो तो हमने देखा है हमारे स्टैटिस्टिक्स वाले वीडियोज़ में, राइट। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, राइट। तो फिर मीन निकालना है हमें। मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, सभी नंबर्स को ऐड करते फिर कितने नंबर्स को हमने ऐड किया उससे हमें उसको डिवाइड करना है। मतलब जहाँ ऐसे हमारे पास यहाँ पे x का मीन देखो कैसे है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये करना है हमें, ठीक है। और उसको हमें 5 से डिवाइड करना है। वो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मीन ऑफ x = 3 आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। फिर मीन ऑफ y क्या आएगा, वैसे ही हम लोगों ने सिमिलर वे में हमने मीन ऑफ y भी निकाला। मीन ऑफ y आया 63। सिंपल है, क्लियर है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, ओके। इसको डेप्थली समझने की कोशिश करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हमें पता होना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दिखावे पे नहीं, हमें बिहाइंड द सीन्स में जो बैक स्टोरी जो चल रही है वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर हमें ये अच्छे से पता है तो मॉडल अगर गलती भी करेगा तो फिर हम है उसे संभालने के लिए, राइट। हमें उसे खुद से भी हमें पता चलता है कि वो कहाँ गलत कर रहा है, वो कहाँ सही कर रहा है, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ें डेप्थ में सीख लो, फिर हम लोग मॉडल भी बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें डिविएशन ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। अभी डिविएशन ऑफ एक्स कैसे निकालोगे तुम लोग, डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल माइनस मीन करना है तुम्हें। अभी हमारा वेरिएबल मीन, हम डिविएशन ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, राइट। और वेरिएबल क्या है हमारा एक्स में फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 माइनस मीन कितना आया है 3। सो 1 - 3 कितना हुआ -2। वैसे करके हमें सारे वैल्यूज़ निकालने हैं। 2 - 3 -1 आया, 3 - 3 0 आया, ओके। 4 - 3 1 है, 5 - 3 2 है। तो ये हमने डिविएशन ऑफ एक्स निकाला। सिमिलर वे हमें डिविएशन ऑफ वाई भी निकालना है। 50 - 63 कितना हुआ, -13 है। तो वो मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की है और हमने डिविएशन ऑफ वाई भी निकाल लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई करना है, ओके। प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई करना है, ठीक है। तो 13 × 2 कितना हुआ 26 हुआ। और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मतलब कोई साइन नहीं देते हम लोग, ओके। प्लस के लिए अगर साइन ना भी दे तो भी चलता है, राइट। तो इसीलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। और फिर हमने 13 × 2 26 है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड डिविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या हुआ, ये 26 फिर 8 है, ओके। 0 × 2 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज गोइंग टू बी 0 ओनली। तो फिर 0 × 2 0 हुआ, 7 × 1 क्या हुआ 7 और 12 × 2 24। तो ये चीज़ें हुई और इसका हमें सम निकालना है, मतलब 26 + 8 + 0 + 7 + 24 इसका क्या हुआ, मतलब प्रोडक्ट का एक वैल्यू का आई, प्रोडक्ट का सम क्या है 65। ये 65 आया, ओके। इतनी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अभी ये जो स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स है, सिंपल समझ में ही आ रहा है, ओके। डिविएशन ऑफ एक्स क्या है, हमने कैलकुलेट किए हैं, उसका स्क्वायर करना है हमें। ये चीज़ें क्यों है, और इसको भी हम लोगों को इसका सम भी हमें चाहिए, ओके। मतलब 4 + 1 + 1 + 4 ये जो है उसका भी हमें सम चाहिए टोटल में, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में। इससे हमें क्या मिलता है और फिर उसका जो आंसर है उससे हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y = mx + b, ये हम इक्वेशन प्रूफ कर रहे हैं, राइट। मतलब ये कैसे सॉल्व होगा, इसकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे m का फॉर्मूला है। m क्या होता है, हमने क्या निकाला है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन जो 65 आया था और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ x। स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ x क्या था 8 9 10, आई थिंक 10 आया था। डबल 2 × 4 थे और 2 × 1 था और एक 0 था, राइट। तो फिर वो 10 आया था, ठीक है। तो ये हमें डिवाइड करना होता है, हमें m की वैल्यू मिलती है। फिर आता है b, हमारे इक्वेशन में b भी है, राइट। तो b क्या होता है, मीन ऑफ y माइनस वो जो फॉर्मूला है, मतलब स्लोप जो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया अभी तक वो, और फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ x, ये करना होता है, ठीक है। ये b का फॉर्मूला है। तो हमारे इक्वेशन में कितनी रिक्वायरमेंट्स थी, y था, x था, m था और b था। y और x क्या होते हैं, ये तो हमारे डायमीटर और प्राइस वही हुए, ओके। उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल थे, राइट। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y हमारा प्रेडिक्शन करना है हमें। जो अभी देखो हमें 6 का ये निकालना है, राइट। 6 की प्राइस 6 डायमीटर हो तो फिर प्राइस कितनी होगी वो निकालना है। तो x क्या है हमारे पास 6 है और हमें प्रेडिक्शन क्या करना है, फिर उसकी प्राइस क्या है, प्राइस हमारा मतलब y हुआ, तो फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दो चीज़ें हमारे पास हुई, x = 6 है, y = क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हम लोगों ने m कैलकुलेट किया अभी तक, m की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू क्या आई थी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है।
ये पता चला है हमें। m मतलब स्लोप होता है, मतलब क्या कि हम अगर y में कितने चेंजेस होते हैं। अगर देखो इसको एक ग्राफ इमेजिन करो, हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओके। तो फिर क्या होता है कि एक्स एक्सिस में अगर हम लोग 1 यूनिट का भी चेंज करें तो फिर वाई एक्सिस में कितने चेंजेस आते हैं वो हमें नोट करना है, वो इस स्लोप में आता है, ठीक है। और फिर इंटरसेप्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, ओके। वो हमें देखना होता है, वो इंटरसेप्ट होता है, मतलब यहाँ से लाइन शुरू होती है, वो इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो देखो हमने जब कैलकुलेट किया हमारे पास फॉर्मूला था ऑफ m एंड b, राइट। तो m हमारा 6.5 आया और b हमारा 43.5 आया था। फिर हमें बस ये जो वैल्यूज़ है इक्वेशन में डालनी थी। हमें 6x हमारा 6 है, हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 6.5 इंटू 6 प्लस 43.5, ये क्या आंसर आता है ये आप मुझे कमेंट में बताओ, ओके। मुझे भी पता है कि क्या आंसर आता है, लेकिन मुझे फिर भी आपसे जानना है कि आप लोगों ने अगर सच में देखो, अगर आप सच में फॉलो कर रहे हो, आपने कैलकुलेट किया तो इट फील्स ओके बाबा कि वो लोग कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए बस क्या आंसर आता है वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और अगर कोई डिफ़िकल्टी भी फेस हुई इसको कैलकुलेट करने में तो फिर तो भी मुझे बता देना, ठीक है। लेकिन इससे हमें क्लियर पता चलता है कि द लीनियर रिग्रेशन जो हम लोग अभी परफॉर्म करने वाले हैं, जो जिस पर हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो लीनियर रिग्रेशन कैसे परफॉर्म करता है, ओके। लेकिन इसके लिए थोड़े से अज्यूम्पशंस होते हैं कि मतलब हमारा डेटा लीनियर ही होना चाहिए एंड नहीं क्या, वो सारी चीज़ें हैं, मैं अज्यूम्पशंस भी बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये द लीनियर रिग्रेशन की जो स्टोरी जो होती है, बैक स्टोरी जो है वो हमने समझ ली, ओके। उसमें कौन सा इक्वेशन होता है ये हमने सीखा, वो इक्वेशन कैसे परफॉर्म करता है वो भी हमने देखा, ओके। तो इसीलिए हमें जो m और b की जो वैल्यूज़ निकालनी है उसके लिए हमें थोड़ा सा डेटा उसको देना पड़ता है, ओके। तो देखो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि लीनियर रिग्रेशन का हम लोग एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या बनाने वाले हैं, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। अगर हम किसी एरिया में घर ले रहे हैं तो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, डिपेंड अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया हमने एक ही फैक्टर लिया है, ठीक है, एक ही वेरिएबल लिया है। अभी हम लोग जब क्लीनिंग का पार्ट कर रहे थे तब हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी लाइब्रेरीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइब्रेरीज़ को ही इंपोर्ट करेंगे। हमें नमपाई की ज़रूरत है, नमपाई हमने यूज़ नहीं किया लेकिन ठीक है अभी मैंने कर लिया इंस्टॉल, ओके। पांडास का यूज़ ऑफ कोर्स, पांडास तो चाहिए ही चाहिए। मैटप्लॉटलिब क्योंकि हमें विजुअलाइजेशंस भी बनाने हैं, ओके, बेसिक विजुअलाइजेशंस करने हैं। फिर साइकिट-लर्न, ये मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है उसमें से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिया है। लीनियर रिग्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन क्या है अभी आपको पता है, राइट। तो जो लीनियर रिग्रेशन ये मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं हमारे डेटा पर, तो इसलिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। ये डेटा से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती है हमारे डेटा की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, या फिर वो कितना परफॉर्म ठीक से कर रहा है ये चेक करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। वही हमारे पास जो मीन स्क्वायर्ड एरर है और आर स्क्वायर स्कोर है वो भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये हमने इतनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, ये सिंपल फंडा है। फिर मैंने क्या किया है, ये एक डेटा लिया है, मतलब एरिया और प्राइस, ये दो फैक्टर्स लिए है। मतलब इतनी एरिया है तो उसमें जो भी घर बनेगा उसकी प्राइस कितनी है, ओके। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नमपाई का यूज़ किया है। अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी CSV फाइल या फिर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर में जो भी आपके पास डेटा हो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एक्सेल में से डेटा लेना पता है, CSV तो आपको पता है, और CSV फॉर्म कैसे करते हैं वो भी आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है, डेटा लिया है और फिर उस डेटा को मैंने क्या किया है, पांडास में स्टोर किया है। पांडास मतलब डेटा इस वेरिएबल में मैंने उस डेटा को स्टोर किया है। हमारे पास दो ही वेरिएबल्स है, जैसे कि एरिया है और प्राइस है। उसके कॉलम्स को मैंने ठीक से नेम दे दिया है, ठीक है। एरिया और प्राइस ये करके हमारा डेटा है। और अगर आप डेटा देखना चाहते हो तो फिर आप डेटा जब आप प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो एरिया इतनी है तो प्राइस इतनी होगी। 50 मतलब सिर्फ 50 नहीं है, 50 लैक्स है, ओके, 70 लैक्स है वैसे है, ठीक है। 500 अगर स्क्वायर फीट एरिया है तो 50 लाख ये उसकी प्राइस होनी चाहिए। ये हमारा सैम्पल डेटा है हमारे पास, ओके। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट कर ली थी वो हमारे पास है अभी, ठीक है। इसको हमने मशीन को दे दिया है, ठीक है।
यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि 2 ही कॉलम्स है, फिर उनमें कोई नल या और हमने मैन्युअली ही फिल किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, राइट। डेटा ही हमने खुद से क्रिएट किया है, इसीलिए अभी मैंने क्लीनिंग पे वीडियो बनाए हैं पहले, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मॉडल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लीनिंग पे फोकस नहीं कर रही हूँ, ओके। आपको क्लीनिंग की चीज़ें जो भी मतलब डेटा क्लीनिंग की जो भी चीज़ें अभी आपको वो पता है। इसके बाद क्या करना है ना हमें, अब हमने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल्स हमारे पास है जिन पर हमें काम करना है उनको हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इसमें कैटेगराइज करना पड़ता है। कैटेगराइज मतलब हम लोग सॉर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होना चाहिए, ये हमें सॉर्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स है, एरिया एंड प्राइस। प्राइस एरिया पे डिपेंडेंट है, राइट, पर एरिया प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये सिंपल थिंग है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। एक्स और वाई वेरिएबल हमें, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमें एक्स और वाई डिफाइन करना होता है। एक्स मतलब हमारा इंडिपेंडेंट और वाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक्स में मैंने क्या किया है, डेटा में से मुझे एरिया ये जो है वो एक्स है, ओके, इसको ये कर लिया मैंने, सेपरेट कर लिया, डिफाइन कर लिया। और वाई को क्या है, प्राइस दी है, ठीक है। वाई के कॉलम में मतलब जो प्राइस वाला कॉलम है वो वाई को दिया है, वो डिपेंडेंट है एरिया पर, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, ये हमें देना पड़ता है मशीन को। अभी हमने क्लीन किया डेटा और मशीन को हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो उनको यूज़ करे और यूज़ करने के बाद हमारा काम और आसान बना सके, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो आया देखो, यहाँ पे आया स्प्लिट द डेटा। स्प्लिट द डेटा, और ये क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, ओके। इसको कैसे लिखा जाता है ये आप एक बार देख लो, ठीक है। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपको पता है कैसे होती है, लेकिन ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये कैसे लिखी जाती है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ओके। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमें पास करनी होती है, उसको वेरिएबल्स जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं एक्स और वाई वो हमें पास करने पड़ते हैं। और टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.2, ये क्यों है वो मैं आपको बता दी हूँ, और रैंडम स्टेट का भी मैं आपको बताती हूँ। ये रैंडम स्टेट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इसी वजह से। देखो अब हम डेटा पास कर रहे थे, तो मशीन बीच में से अगर वो डेटा कोई तो उठा ले, मतलब देखो हमने 0 से 9 तक की वैल्यूज़ पास किए, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, जब हम मशीन को पास कर रहे हैं तो 0, 1, 2 ऐसे सीक्वेंसली हमें डेटा पास करना है। लेकिन अगर हम लोगों ने ये रैंडम स्टेट नहीं दी तो मशीन कोई सा भी मतलब वो फॉलो नहीं करेगा रूल, वो डायरेक्टली बीच में से कोई भी वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। वो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए। तो चलो अभी ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, इसको डिटेल्ड में समझते हैं पहले, फिर यहाँ पे आएंगे आगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, ये एक टेक्निक है डेटा को डिवाइड करने की, डेटा को जो हमारे पास डेटा है उसको स्प्लिट करने की 2 हिस्सों में, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा करके हम इस डेटा को स्प्लिट करते हैं। और जो ट्रेनिंग डेटा है, जो हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, और ट्रेनिंग डेटा जो है वो मॉडल को सिखाने के काम आता है, ठीक है। फिर मॉडल उस डेटा को लेता है, उससे ट्रेन होता है खुद से, ठीक है। फिर टेस्ट सेट क्या करता है, टेस्ट सेट जो है, ओके, वो क्या करता है कि हाउ वेल जो मॉडल ने सीखा है, ओके, ट्रेनिंग डेटा से जो कुछ भी सीखा है तो वो टेस्ट किया जाता है वहाँ पे, मॉडल कितना अच्छे से परफॉर्म करता है अनसीन डेटा पर, ठीक है। इसके लिए ये टेस्ट डेटा दिया जाता है। और फिर जब भी डेटा हम लोग स्प्लिट करते हैं तो कॉमन स्प्लिटिंग रेशियो क्या होता है, 80% और 20% का डेटा स्प्लिट किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग स्प्लिट करते हैं। अगर हमें इसे कोई एग्जाम्पल के साथ समझना है तो मैं इसको एक छोटी सी कहानी के साथ समझाती हूँ, ठीक है। सोचो तुमने 100 कुकीज़ बनाए एक पार्टी के लिए, पहले खुद टेस्ट करोगे, राइट। 20 कुकीज़ तुमने टेस्ट किए और बाकी 80 कुकीज़ गेस्ट रख दिए, ठीक है। अब कुकीज़ के बदले डेटा को सोच लो। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम डेटा को 2 हिस्सों में बांटते हैं। ट्रेनिंग डेटा होता है 80%, 80%, और वही टेस्टिंग डेटा होता है 20%, ठीक है। अगर सब डेटा ट्रेनिंग में यूज़ कर लिया तो मॉडल बस याद करेगा, समझेगा नहीं, जैसे एक पैरट जो रट्टू होता है। और टेस्टिंग डेटा से पता चलता है कि मॉडल नए डेटा पे काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता, ओके। इसीलिए हमारे पास ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होती है और ये हमें पास करनी होती है। कोई भी मॉडल अगर हम बना रहे हो तो फिर हमें पास करनी पड़ती है। और ये जो टेस्ट साइज़ है ना, मतलब 20% का डेटा मैं टेस्टिंग के लिए दे रही हूँ, ओके। टेस्ट साइज़ अच्छे से यहाँ पे लिखा भी है, टेस्ट की साइज़ कितनी होगी, 20%। अगर आप 0.1 दे दोगे, 0.3 दे दोगे तो 30%, 10% ये आप दे सकते हैं, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ऐसे लिखी जाती है, डेटा को ऐसे स्प्लिट किया जाता है ताकि जो भी मॉडल हम लेने वाले हैं उसको पता चले कि भाई तो इतना डेटा
खुद को सीखने के लिए ले ले, और जो इतना 20% का डेटा है, जो टेस्ट साइज़ है, वो तू उस पर टेस्ट करे, खुद देख ले कि तू परफॉर्म कर भी पाता है या नहीं। ओके, फिर क्या करना पड़ता है, हमें मॉडल पास करना पड़ता है। अभी हम यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन पास कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन सीख रहे हैं, तो हमें पता है हम लोग लीनियर रिग्रेशन के साथ ही जाने वाले। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें डेटा को देख के हमें खुद से ही पता करना होता है कि हमें कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना चाहिए, हमारे पास कितने डिफरेंट मॉडल्स है, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, मॉडल सिलेक्ट करना पड़ता है, और मॉडल में जो भी हमने टेस्ट मतलब जो भी डेटा हमने स्प्लिट किया है उसको फिट करना पड़ता है, ठीक है। तो मॉडल ये मैंने एक क्या किया है, वेरिएबल लिया है, ठीक है। उसको मैंने क्या कहा है कि लीनियर रिग्रेशन, साइकिट-लर्न में से लीनियर रिग्रेशन ले ले, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन कैसे लिया जाता है देख लो एक बार। उसको मैंने मॉडल इस वेरिएबल में स्टोर किया। मॉडल इस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद क्या किया, मॉडल में फिट किया जो भी मैंने ट्रेन के लिए डेटा जो सेपरेट किया है 80% वाला डेटा, और जो टेस्ट के लिए जो सेपरेट किया है वाई ट्रेन, वो डेटा मैंने इसको ये दिया, ट्रेनिंग वाला डेटा दिया, टेस्टिंग वाला नहीं। ओके, तो ये ट्रेनिंग, क्योंकि अभी देखो मॉडल अभी लिया है हमने, राइट, मॉडल सिलेक्ट किया है, तो मॉडल को सिखाना भी पड़ेगा। सिखाने के लिए जो भी हमने ट्रेनिंग का डेटा जो सॉर्ट करके रखा है वो हमें उसे देना होगा, राइट। तो फिर हमने मॉडल लिया और मॉडल को कहा देख ये ट्रेनिंग वाला डेटा है, ये डेटा ले और तू इससे सीख ले, ठीक है। उसने सीखा और फिर लीनियर रिग्रेशन अभी बन चुका है, जो इक्वेशन है वो उस डेटा पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ट्रेन तो हुआ मॉडल, लेकिन आगे टेस्टिंग का फेज शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, देखो, प्रेडिक्ट ऑन टेस्ट डेटा, जो भी हमने टेस्टिंग के लिए जो डेटा दिया था उसको टेस्ट, ये सब क्या है, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मॉडल ने सही सीखा या नहीं, वो सही से ट्रेन हुआ है नहीं, वो हम देखने वाले। तो हमने क्या किया है, एक प्रेडिक्शन करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वाई प्रेडिक्शन करके वेरिएबल बनाया, उसमें क्या दिया, टेस्ट डेटा दिया। अभी मॉडल को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो 20% डेटा है वो उसको अब हम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तूने जो कुछ भी सीखा है इसको अप्लाई कर ले, ठीक है। अभी मॉडल की एग्ज़ाम हो रही है, ओके। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग वाला जो डेटा है वो उसको दे रहे हैं, ठीक है। और फिर एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू, मतलब जो ट्रेनिंग डेटा में जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी और प्रेडिक्टेड डेटा में जो प्राइसेस आई, ओके, एक्चुअल प्राइस जितनी थी और प्रेडिक्ट करने के बाद, मतलब मॉडल ने सीखने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद जो वैल्यूज़ आई थी वो हमने कंपेयर की है, ठीक हो। एक्चुअल प्राइस क्या थी, 8 की, मतलब 8 अगर ये हुआ तो फिर उसकी प्राइस 250 थी, और फिर जब प्रेडिक्टेड प्राइस आई तो वो भी ठीक से उसने दी है, ठीक है। लेकिन देखो 70 पर क्या किया है उसने, 75 अप्लाई किया है, ठीक है। ये प्राइस अगर आप, मतलब अभी आप चाहो तो इसे रख सकते हो या फिर इसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उस डेटा पर उसने सीखा है और फिर इतनी प्राइसेस, प्रेडिक्टेड प्राइसेस लाई। अगर आपको ये प्राइसेस ठीक लग रही है तो आप रख सकते हो, नहीं तो आपको फिर से डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा और फिर से प्रीवियस स्टेप्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं सिंपल, ओके, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हमने बस कंपेयर की है जो भी एक्चुअल वैल्यूज़ थी, प्राइसेस, एक्चुअल प्राइसेस थी, और जो मशीन ने प्रेडिक्ट की है उसको हमने कंपेयर किया। ये सब टेस्टिंग चल रही है अभी मॉडल की, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना कि हमें मॉडल को इवैल्यूएट करना होता है, मतलब हमारे पास यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर है और आर स्क्वायर स्कोर है, ठीक है। अब ये क्या है, इस दोनों, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मीन स्क्वायर्ड एरर में हमने टेस्टिंग जो भी दिया है और प्रेडिक्शन जो भी किया है वो डेटा दिया है, ठीक है। आर स्क्वायर को R2 स्कोर क्या होता है या फिर आर स्क्वायर स्कोर क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी, लेकिन उसकी वैल्यूज़ कितनी आई है, मीन स्क्वायर्ड एरर की 12.5 आई है, ओके। आर स्क्वायर स्कोर की वैल्यू कितनी आई है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इस दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखो, मीन स्क्वायर्ड एरर को हम लोग MSE कहते हैं, ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म। पहली बात करते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर के बारे में, ठीक है। मान लो तुम्हें दोस्तों का वज़न प्रेडिक्ट किया और वो गलत निकला, ठीक है। अब तुमने क्या किया, 100 दोस्तों का वज़न ले लिया और उसको कितनी गलती हुई ये देख रहे हो, ठीक है। 100 दोस्तों के लिए यही, मतलब उनका वज़न चेक किया और कितनी गलती हुई। अभी ये कैसे पता करेंगे, अभी देखो, सबसे पहले मीन स्क्वायर्ड एरर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लो तुमने क्या किया कि तुम्हारे दोस्त है, उनका वज़न प्रेडिक्ट किया और वो गलत निकला, हर बार हो सकता है, ओके। अब तुमने क्या किया, 100 दोस्तों के लिए यही किया, मतलब उनका भी वज़न चेक किया और कितनी गलती हुई। अब ये कैसे पता करोगे, ओके। एक का तो तुम पता कर सकते हो, उसको डायरेक्टली पूछ सकते हो, लेकिन 100 लोगों का वज़न करने के बाद 100 लोगों को पूछोगे, कितना टाइम जाएगा, राइट। तो फिर अभी ये कैसे पता करें कि कितनी गलती हुई है। तो मीन स्क्वायर्ड एरर क्या बोलता है, हर गलती को स्क्वायर करो, ओके, सबको जोड़ो, ठीक है, और एवरेज निकालो। मतलब अगर छोटा MSE आया, छोटा मीन स्क्वायर्ड एरर आया तो मॉडल अच्छा है, और अगर बड़ा मीन स्क्वायर्ड एरर आया तो मॉडल को थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है।
ये होता है मीन स्क्वायर्ड एरर का फंडा। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्टली एग्जांपल के साथ समझाया है। ठीक है, डेफिनेशन तो आप देख ही सकते हो, इसको समझ लो। ओके, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्या है आर स्क्वायर पर, अभी आर स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। ये क्या बताता है कि तुम्हारा मॉडल डेटा को कितना समझ रहा है, ये हमें आर स्क्वायर से पता चलता है। ठीक है, आर स्क्वायर अगर 1 हो तो परफेक्ट, मॉडल सब कुछ समझ लिया है मॉडल ने। ठीक है, और आर स्क्वायर अगर 0 आया हो तो मॉडल बस अंदाज़ा लगा रहा है, ज़्यादा कुछ उसने पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसको अगर हमें एग्जाम्पल के साथ समझ, अगर तुम स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रेडिक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन स्टडी आर्स, ठीक है, तो आर स्क्वायर अगर 0.90 है तो 90% वेरिएशन मार्क्स की मॉडल समझ सकता है। ठीक है, बाकी 10% लक या फिर मूड स्विंग्स पे डिपेंड भी करता है। राइट, होता भी है ऐसे, हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं कर सकते। तो चलो फिर से हमारे अभी आपको मीन स्क्वायर्ड एरर और आर स्क्वायर पता चल चुका है, आपकी वो वैल्यूज़ भी पता है कि कितनी आई थी। ठीक है, अभी आप इससे अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, 0.99 है देखो आर स्क्वायर स्कोर वैल्यू। ठीक है, तो उसको वो मतलब ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं है और ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं है। राइट, ठीक है, अभी विजुअलाइजेशन तो कितना सिंपल है, आपको पता है। विजुअलाइजेशंस पे हमने एक वीडियो भी बनाई है। राइट, हमने पूरे विजुअलाइजेशंस, मल्टीवेरिएट, बाईवेरिएट, वो सारी चीज़ें भी देखी। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया है। ओके, सीबॉन नहीं लिया है हमने, क्या किया है स्कैटर प्लॉट लिया है। ओके, उसको लेबल्स दिए, टाइटल्स दिए। लेजेंड क्या होता है, लेजेंड एक न्यू चीज़ है आपके लिए। राइट, तो लेजेंड बताती हूँ, मतलब वो इंडेक्स होता है ना, तो वही होता है लेजेंड। ठीक है, और यहाँ पे स्कैटर प्लॉट लिया है और मैटप्लॉटलिब से यूज़ किया है, तो आपको उसको डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि एक्स में क्या ले, वाई में क्या ले। ओके, ये आपको चीज़ें उसको पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, प्लॉटिंग देखो कैसे की है, सब चीज़ें समझ लो। ठीक है, लाइन वेट क्या है, लेबल क्या होगा, रिग्रेशन लाइन होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा विजुअलाइजेशन ठीक से बना है या कुछ एरर देता है। ओके, तो देखो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद देखो क्या हुआ है, ये एक लीनियर लाइन फॉर्म की है इसने। ठीक है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करके लेबल है, प्राइस, एरिया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, अभी आप समझ सकते हो, ग्रिड भी समझ सकते हो। देखो मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पर PLT लेजेंड जो है ना उसको ये कर दिया है, कमेंट कर दिया है। कुछ सिंपल, कुछ डिफिकल्ट या फिर कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। राइट, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो आप। अभी मैं इसको अनकमेंट करती हूँ, फिर देखो कि क्या चेंज होता है। ठीक है, तो देखो मैंने उसको कमेंट से निकाला, तो देखो क्या हुआ है, ट्रेनिंग डेटा मतलब क्या, ट्रेनिंग डेटा जो भी था उसको वो ब्लू डॉट्स से दिखा रहा है। टेस्टिंग डेटा जो है वो हमें ग्रीन डेटा दिखा, मतलब ग्रीन डॉट्स दिखा रहा है, वो कितना वेरीआई कर रहा है वो भी आप देख सकते हो। और रिग्रेशन लाइन, ये जो रेड लाइन है उसको हम लोग रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक इंडेक्स देता है, आपको एक लेजेंड देता है, उसको हम लोग लेजेंड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और लीनियर लाइन फॉर्म करनी चाहिए तभी आपका मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अगर नहीं तो देखो नहीं परफॉर्म कर रहा। वो जो 0% का जो 1.1% का जो वेरिएशन आया था वो शायद इस 52,000 में आया होगा। ओके, वो क्योंकि वो डॉट थोड़ा सा स्लाइटली बाहर है लाइन से, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमारा डेटा बिल्कुल भी एक लीनियर लाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अभी क्या कर दिया मैंने, अभी देखो हमारा मॉडल हुआ, हमने उसको डेटा दिया, उसने टेस्ट ट्रेनिंग ली, टेस्टिंग फेज़ में भी आया, विजुअलाइजेशन भी की। ठीक है, अभी देखो कि प्रेडिक्ट करते। ओके, अभी अगर हमारे पास कोई दूसरी मतलब एरिया आई, ठीक है, तो फिर देखो ये 2700 ये स्क्वायर फीट की एरिया जो है वो हमारे पास हमारे डेटा में नहीं थी, तो देखो इसकी प्राइस मॉडल क्या बताएगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 2700 एरिया है। ओके, अभी हमने मॉडल को कहा कि तू इसकी प्राइस बता कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और वो हमें लैक्स में बता दे, ये हमने उसको पास किया है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या किया है हमने, सिर्फ वेरिएबल लिया है प्रेडिक्टेड प्राइस करके। ठीक है, पहले तो एरे हमने डेटा कैसे पास किया था, राइट, आपको पता है हमने डेटा भी एक एरे में पास किया था। ओके, तो इसलिए यहाँ पर भी मैंने एक एरे में वैल्यू पास कर रही हूँ। प्रेडिक्टेड प्राइस करके मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट करके मॉडल को उसमें फिट कर दिया है। ठीक है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट ये जो है उसको कहा कि तू अभी जो भी न्यू एरिया बनेगी उसकी न्यू एरिया जो मैं तुझे पास करूँगी उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करके मुझे भेज दे। प्राइस प्रेडिक्ट ओके फॉर 2700 स्क्वायर फीट हाउस कितनी होगी, जो भी मॉडल प्राइस प्रेडिक्ट करेगा वो हमें लैक्स में कन्वर्ट करके दिखाएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें कोई एरर आता है या फिर हमारे पास कुछ सजेशंस आते हैं या फिर मॉडल ठीक से प्रेडिक्ट कर पाता है भी नहीं।
तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, एक सजेशन दिया है, सजेशन अभी आप क्लियर कर लो, ठीक है। लेकिन इसने प्राइस भी प्रेडिक्ट करके दी है, ठीक है। 2700 स्क्वायर फीट एरिया का अगर हाउस हो तो फिर कितनी प्राइस होनी चाहिए, 270 लाख उसकी प्राइस होनी चाहिए, ये मॉडल ने हमें प्रेडिक्ट करके दिया है, ठीक है। मैंने सिंपल डेटा लिया था इसलिए इसने भी सिंपल प्राइसेस प्रेडिक्ट करके दी है, मतलब हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज़ चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3000 कर दी, तो वो 3100 कर दी स्क्वायर फीट एरिया, तो फिर उसकी प्राइसेस भी इसने क्या प्रेडिक्ट करके हमें दे दी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जानते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में और पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में। देखो सिर्फ लीनियर रिग्रेशन नहीं है हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी है और पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी। अभी देखो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का हम लोग नहीं क्रिएट करने वाले मॉडल, क्योंकि इससे अब अगर आपने ये एग्जांपल ठीक से समझ लिया हो, मतलब ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट जो हमने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का किया वो अगर आपको समझ आया हो तो आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का भी कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं लेकिन कई इनपुट्स के साथ, ठीक है। इसको सिंपली समझ लो अभी के लिए। जैसे खाना बनाने में सिर्फ आटा नहीं, चीनी, अंडा और वो सारी भी चीज़ें चाहिए होती है, राइट। तो फिर हम उसी तरह मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जैसे हमने एरिया पास की थी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अगर हम बना रहे थे तो फिर हम सिर्फ एरिया नहीं, हम एरिया, उसमें अगर स्विमिंग पूल्स है कि नहीं, गार्डन कितना है और क्या और फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग पास करेंगे, ओके। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पर वो होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी लीनियर रिग्रेशन जैसा है लेकिन थोड़ा कर्वी होता है, ओके। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो एक प्लांट की ग्रोथ रेट को मॉडल करना हो हमें, ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, राइट, ये थोड़ी सी कर्वी होती है, ओके। ऐसा होता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ऑल राइट मेरे डेटा विज़र्ड्स और एल्गोरिदमिक आर्किटेक्ट्स, आज का टेक जाम यही ख़त्म होता है। हमने स्ट्रिक्ट टीचर वाइब से लेके कुकीज़ बनाने तक और घर की कीमत प्रेडिक्ट करने तक सब कुछ कवर किया। फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी है ना। याद रखो हर मॉडल जो तुम बनाते हो वो एक छोटा सा रोबोट है जिसे तुम दुनिया देखना सिखा रहे हो, नो प्रेशर। अगर ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक बटन को ठोक दो जैसे AI विंटर को रोकना हो। सब्सक्राइब करो अपने टेक ग्लो अप के लिए, बेल आइकन दबाओ क्योंकि अगला वीडियो और भी मज़ेदार होगा। कोडिंग, चाउज और थोड़ी सी मस्ती, एक्सटेंशियल क्राइसिस, सब एक प्लेलिस्ट में। अगली बार तक सवाल करते रहो, कोड करते रहो और याद रखो मशीन्स सीख सकते हैं लेकिन असली जादूगर तुम हो।